इस लड़की के पास एक अजीब सी पावर थी। उसे लोगों के सिर के ऊपर हवा में खींची हुई लाल लाइनें दिखाई देती थीं। इन लाइनों को एस लाइन कहा जाता था, जहां एस का मतलब सेक्स यानी लोगों के छिपे हुए रिश्तों से था। यानी कोई एक आदमी 10 औरतों के साथ इंटीमेट हुआ है तो उसके सिर पर 10 एस लाइन होगी। किसी इंसान के जीवन में जितने ज्यादा करीबी रिश्ते होते, उसके सिर के ऊपर उतनी ही ज्यादा लाल लाइनें दिखाई देती। लेकिन ह्योन हो के लिए ये पावर किसी वरदान से कम नहीं, बल्कि एक ऐसा कर्स था जिससे वह चाहकर भी पीछा नहीं छोड़ा सकती थी। बचपन में एक बार उसने मासूमियत में अपने पिता के सिर के ऊपर लाल लाइनें बना दी थी। उनमें से एक लाइन उसकी माँ से जुड़ी थी और दूसरी उसकी आंटी से। उसकी माँ ने उस ड्राइंग से छिपा हुआ सच समझ लिया और अपने बेवफा पति के खिलाफ बेहद बड़ा कदम उठाकर वहां से चली गई। उस दिन के बाद हायन हो को एहसास हो गया कि उसकी पावर दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी और अपनी आंखें भी बंद रखेगी। लेकिन ये लाल लाइनें उसके सपनों में भी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। परेशान होकर कई बार उसे लगा कि अब सब खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हर बार वह किसी न किसी तरह बच जाती। तभी उसे समझ आया कि वह आसानी से मर नहीं सकती। इन डरावनी लाल लाइनों से बचने के लिए वह सनग्लासेस पहनने लगी और खुद को एक कमरे में बंद करके बाकी दुनिया से दूर रहने लगी। फिर भी उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, आखिर ये लाल लाइनें क्यों दिखाई देती हैं और क्या इस कर्स से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? इसी बीच एक अजीब मर्डर केस उसके सामने आता है जो शायद इस रहस्य का जवाब दे सकता था। एक महिला जो अकेले रहती थी अपने घर में मृत मिली। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि किलर ने कोई साफ क्लू नहीं छोड़ा था। ये केस जी वुक के लिए भी बड़ा सिरदर्द बन गया। पुलिस के पास बस एक गवाह था जिसने एक हेलमेट पहने आदमी को अपार्टमेंट में जाते देखा था। इसलिए जी वुक ने इसी लीड को पकड़कर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने का फैसला किया। उधर विक्टिम के अपार्टमेंट के नीचे एक रिपोर्टर पूरे केस की खबर कर रहा था। तभी ह्योन हो की नजर एक संदिग्ध हेलमेट वाले आदमी पर पड़ती है। उसके सिर के ऊपर सिर्फ एक लाल लाइन थी, जबकि ऐसे लोग बहुत कम दिखाई देते थे। ऊपर से वह आदमी क्राइम सीन के पास खड़े होकर लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी नीचे से मोटरसाइकिल की आवाज आती है। ह्योन हो देखती है कि वही संदिग्ध आदमी पास रहने वाली एक महिला के घर में चला जाता है। वह महिला हिवन थी जो ह्योन हो की पड़ोसी थी। हिवन हमेशा उससे अच्छे से बात करती थी और कभी कभी उसे फल भी देती थी। ह्योन हो को शक हुआ तो उसने तुरंत फोन निकालकर पुलिस को कॉल किया, लेकिन लोकेशन बताते समय उसकी नजर अंदर चली गई और उसे पता चला कि हेलमेट वाला आदमी और हिवन एक दूसरे को जानते हैं और उनके बीच करीबी रिश्ता है। ह्योन हो कुछ पल के लिए बिल्कुल जम गई। उसने तुरंत कॉल काट दिया, लेकिन तभी एक नई लाल लाइन दिखाई दी और उसके पुराने डरावने एहसास फिर लौट आए। अगले दिन जीवुक को अपने एक कॉलीग से पता चलता है कि किसी ने पुलिस को हेलमेट वाले आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन पुलिस ने सस्पेक्ट से जुड़ी कोई डिटेल बाहर नहीं बताई थी। इत्तेफाक से जीवुक का घर ह्योन हो के घर के सामने ही था, इसलिए वह सीधे उसके घर पहुंच गया ताकि उससे इस मामले के बारे में पूछ सके। ह्योन हो ने जब पीप होल से जीवुक को देखा तो वह हैरान रह गई। पहली बार उसे इतने करीब से किसी इंसान के सिर के ऊपर इतनी सारी लाल लाइंस दिखाई दे रही थीं। जीवुक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन साथ ही उसकी रेपुटेशन एक बड़े प्लेबॉय की भी थी। वह कई महिलाओं के साथ कैजुअल रिलेशनशिप्स रखता था, लेकिन किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं पड़ता था। तभी ऊपर रहने वाला एक पड़ोसी नीचे आया और जीवुक को बताने लगा कि ह्योन हो लोगों से दूर रहना पसंद करती है और आमतौर पर दरवाजा नहीं खोलती। लेकिन जीवुक ने हार नहीं मानी। वह लगातार उससे बात करने और विटनेस स्टेटमेंट लेने की कोशिश करता रहा। आखिर ह्योन हो ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बताया कि उसने गलती से इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दिया था। उसने पिछली रात की बात थोड़ी सी बताई और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उसके इस अजीब बिहेवियर से जीवुक और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। उसी शाम ह्योन हो को फिर मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई देती है। इस बार हेलमेट वाला आदमी उसके अपने बिल्डिंग में आता है। ह्योन हो ध्यान से देखती है कि उसके सिर के ऊपर सिर्फ एक लाल लाइन है। इससे साफ था कि ये पिछली रात वाला आदमी नहीं था जो हिवान के घर गया था। इसी दौरान इस इलाके में लगातार 3 मर्डर्स हो चुके थे। डोंग सीक ने नोटिस किया कि तीनों विक्टिम्स के सोशल सर्कल में एक मैथ टीचर था जिसका नाम ओ यंग था। जीवुक ने नाम सुनते ही उसे पहचान लिया क्योंकि वह ह्योन हो के ऊपर वाले फ्लोर में रहने वाला आदमी था। ये कनेक्शन काफी सस्पिशियस लग रहा था, इसलिए डोंग सीक ने ओ यंग से पूछताछ करने का फैसला किया। वह उसके घर पहुंचकर काफी देर तक डोरबेल बजाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए वह सावधानी से अंदर चला गया। अंदर का पूरा कमरा लाल रंग से भरा हुआ था। डोंग ने तुरंत जीवुक को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कि ओ यंग अंधेरे में छिपा हुआ है। अचानक ओ यंग ने उस पर हमला कर दिया और डोंग को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हमला करने के बाद ओ यंग ने अपना हेलमेट पहना और खुद से कहा कि अब सिर्फ एक आदमी बाकी है। उधर हायन हो को फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। वह विंडो के पास जाती है और देखती है कि हेलमेट वाले आदमी की लाल लाइन सीधे हिवान के घर की तरफ जा रही है। ह्योन हो तुरंत एक नाइफ उठाती है
और बाहर जाने का फैसला करती है, लेकिन उसके लिए बाहर की दुनिया बहुत डरावनी थी। धीरे धीरे उसका डर बढ़ता गया और पैनिक अटैक की वजह से वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर ओ यंग हाइवन के घर पहुंच चुका था। हाइवन को लगा कि उसका बॉयफ्रेंड आया है, लेकिन सामने उसका एक्स खड़ा था। उसके सिर के ऊपर कई लाल लाइंस देखकर ओ यंग का गुस्सा और बढ़ गया। वह अपने तरीके से उसे सबक सिखाना चाहता था। तभी हायन हो वहां पहुंच जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन ओ यंग आसानी से उसके हाथ से नाइफ छीन लेता है और उसके पेट पर वार कर देता है। उसी समय जी वुक नीचे पहुंचता है। उसे वहां ह्योन हो का सनग्लासेस दिखाई देता है और तुरंत समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। जी वुक ह्योन हो के घर में जाता है और वहां ओ यंग को देख लेता है। ह्योन हो की खास पावर की वजह से उसका घाव धीरे धीरे ठीक होने लगता है। वह किसी तरह ओ यंग तक पहुंचती है और उसके पैर में नाइफ मार देती है, जबकि जी वुक भी उसका साथ देते हुए गोली चलाता है। अपनी आखिरी हालत में ओ यंग के सामने अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। ओ यंग आखिरी सांसों में बस इतना कहता है कि लाल लाइन गायब हो रही है। ये सुनकर ह्योन हो को तुरंत समझ आता है कि ओ यंग भी उसकी तरह इन लाल लाइंस को देख सकता था। उसे याद आता है कि उस समय ओ यंग घबराकर अपने ग्लासेस ढूंढ रहा था। अब ह्योन हो को शक होता है कि शायद इन ग्लासेस की वजह से ही उसे लाल लाइंस दिखाई देती थी। इस पूरी घटना का ह्योन हो पर गहरा असर पड़ता है। उसकी पड़ोसी जब उसे धन्यवाद देती है तो पहली बार ह्योन हो को लगता है कि उसकी ये अजीब पावर किसी की जान बचाने के काम भी आ सकती है। तभी उसके फोन पर एक मिस्टीरियस मैसेज आता है। उसमें लिखा था, मैं भी वही दुनिया देख सकता हूँ जो तुम देखती हो, आर्क हाई स्कूल आओ। उधर जी वुक अपनी पुलिस रिपोर्ट तैयार कर रहा था, लेकिन उसे ओ यंग के मर्डर का असली मोटिव ठीक नहीं लग रहा था। हत्या करते समय ओ यंग बार बार रिडेम्पशन की बात भी करता था। सच जानने के लिए जी वुक उसके घर पहुंचता है। वहां जाकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि कमरे की दीवारों पर हर तरफ उलझी हुई लाल लाइंस बनी हुई थी। इसके बाद जी वुक उस बार में जाता है जहां ओ यंग अक्सर जाता था। बारटेंडर बताता है कि ओ यंग वहां रोज आता था, लेकिन उसका बिहेवियर काफी अजीब था। वह अक्सर ऐसे नंबर्स बोलता रहता था जैसे किसी चीज की गिनती कर रहा हो। इसी वजह से उसकी दूसरे लोगों से कई बार बहस भी हो जाती थी। बारटेंडर ये भी बताता है कि ओ यंग हमेशा ग्लासेस पहने रहता था। जी वुक इन सभी बातों को ध्यान से नोट कर लेता है। वहां से निकलने से पहले उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और वह थोड़ी मस्ती करने से भी खुद को रोक नहीं पाता। अगले दिन जी वुक ओ यंग की फोटो को ध्यान से देखता है। फोटो में ओ यंग ने सच में ग्लासेस पहने हुए थे, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि पुलिस के एविडेंस बॉक्स से वही ग्लासेस गायब थे। इसके बाद जी वुक उस हाई स्कूल पहुंचता है जहां ओ यंग काम करता था। वहां उसकी मुलाकात एक खूबसूरत टीचर क्यू जिन से होती है। स्कूल में क्यू जिन काफी पॉपुलर थी और स्टूडेंट्स भी उसे बहुत पसंद करते थे। जब उसे पता चलता है कि उसका पुराना कॉलीग सीरियल किलर निकला है तो वह बुरी तरह शॉक्ड हो जाती है। जी वुक उससे पूछता है कि क्या ओ यंग हमेशा ग्लासेस पहनता था। क्यू जिन कुछ देर सोचती है और फिर कहती है कि उसने ओ यंग को कभी ग्लासेस पहने हुए नहीं देखा था। इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद भी जी वुक की नजर बार बार क्यू जिन पर चली जाती है। क्यू जिन भी उसके सामने काफी बेफिक्र अंदाज में रहती है, जिससे दोनों के बीच माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। उधर पूरी रात सोचने के बाद ह्योन हो आखिर घर से बाहर निकलने का फैसला करती है। उसे मिले मैसेज के मुताबिक वह आर्क हाई स्कूल पहुंचती है। वहां नई क्लास में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। उसका नाम सन ए था। दोनों मिडिल स्कूल में साथ पढ़ चुके थे। स्कूल में सन ए को कोई ज्यादा पसंद नहीं करता था। कुछ लड़कियां अक्सर उसे परेशान करती थीं और उससे पैसे भी लेती थीं। उनमें हे यंग भी शामिल थी। इत्तेफाक से सन ए जी वुक की नीस थी। बचपन में उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद जी वुक ने ही उसकी जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन काम में हमेशा बिजी रहने के कारण दोनों के बीच ज्यादा क्लोज बॉन्ड नहीं बन पाया था। सन ए ने स्कूल में हो रही बुलिंग के बारे में भी कभी अपने अंकल को नहीं बताया। एक दिन सन ए का मजाक उड़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उसके बारे में घटिया ड्राइंग्स बना दी जाती हैं। हे यंग उसकी लिखी हुई लव लेटर को भी पूरी क्लास के सामने पढ़कर उसका मजाक उड़ाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों लड़कियों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी क्यू जिन समय पर पहुंच जाती है। वह हे यंग को पीछे करती है और सबके सामने सन ए का साथ देती है। स्कूल के बाद सन ए को अपने लॉकर में एक पेयर ऑफ ग्लासेस मिलता है जो हल्की रोशनी छोड़ रहा था। क्यूरियोसिटी में वह ग्लासेस पहन लेती है। अगले ही पल उसके सिर के ऊपर एक लाल लाइन दिखाई देती है, लेकिन असली डर तब लगता है जब वह अपने अंकल जी वुक को देखती है। उसके सिर के ऊपर सैकड़ों लाल लाइंस फैली हुई थीं। घबराकर सन ए घर से बाहर भागती है। बाहर निकलते ही उसे पता चलता है कि पूरी दुनिया लाल लाइंस से भरी हुई है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि इन लाइंस का क्या मतलब है। अगले दिन सन ए पहले से बिल्कुल अलग कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल आती है। उसे अब दूसरों के छिपे हुए सीक्रेट्स दिखाई देने लगे थे। तभी उसकी नजर हे यंग की एक लाल लाइन पर पड़ती है जो कोरियन टीचर मिस्टर बैंग से जुड़ी हुई थी। इससे सन ए को पता चलता है कि दोनों के बीच एक गलत और छिपा हुआ टीचर स्टूडेंट रिश्ता था। अब सन ए के हाथ में अपनी पुरानी दुश्मन से बदला लेने का एक नया रास्ता आ चुका था। जब हे यंग फिर उसे परेशान करती है तो इस बार सन ए डरती नहीं है। वह साफ शब्दों में उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन हे यंग अपना गुस्सा निकालते हुए उसे फिर मारने लगती
लगती है। तभी हायोन हो वहाँ पहुँचती है और बुलिंग रोक देती है। हे यंग नई ट्रांसफर स्टूडेंट हायोन हो को भी सबक सिखाना चाहती है, लेकिन हायोन हो उसे डराते हुए कहती है कि अगर उसने उन्हें परेशान किया तो वह बिल्डिंग से नीचे कूद जाएगी। ये सुनकर हे यंग के होश उड़ जाते हैं और वह दोबारा उन्हें परेशान न करने का प्रॉमिस करती है, लेकिन सन ए बदला लेने का अपना प्लान नहीं छोड़ती। वह चुपके से हे यंग का पीछा करती है और उसे टीचर के साथ एक मोटेल में मिलते हुए फोटोज ले लेती है। जब हे यंग को फोटोज के बारे में पता चलता है तब भी वह डरती नहीं है। वह सन ए को मैसेज करके कहती है कि वह अभी माइनर है, इसलिए पनिशमेंट सिर्फ टीचर को मिलेगी। सन ए को यह सुनकर गुस्सा आता है और वह अपना टारगेट बदलकर सीधे टीचर को निशाना बनाने का फैसला करती है। अगले दिन वह वही फोटो टीचर को भेजती है और उससे 20 मिलियन वन तैयार रखने को कहती है। सन ह्योन हो से कहती है कि वह उस पैसे को लेकर कहीं दूर भाग जाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंकल को उसकी कोई परवाह नहीं है। फोटो मिलने के बाद टीचर हर समय टेंशन में रहने लगता है। उसका गुस्सा हे यंग पर निकलता है। हे यंग समझ जाती है कि टीचर को भी फोटोज मिल चुके हैं और वह सन ए को इसके लिए जिम्मेदार बताती है। सिर्फ कोरियन टीचर ही नहीं बल्कि कुछ दूसरे टीचर्स को भी उनके छिपे हुए रिश्तों से जुड़ी फोटोज मिल चुकी थी। इन सीक्रेट्स की वजह से सन ए धीरे धीरे अपने क्लासमेट्स के बीच पॉपुलर होने लगती है, यहाँ तक कि वह हे यंग के बॉयफ्रेंड को भी उससे दूर कर देती है। हायन हो सन ए में आया ये अचानक बदलाव नोटिस करती है। उसे शक होता है कि सन ए के पास जो ग्लासेस हैं शायद वही ग्लासेस हैं जिन्हें ओ यंग मर्डर करते समय इस्तेमाल करता था। इसलिए हायन हो आखिरकार सन ए को लाल लाइंस का पूरा सच बता देती है और वार्न करती है कि अगर वह इन ग्लासेस को लगातार पहनती रही तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन सन ए ने हायन हो की बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उसे अब दूसरों के सीक्रेट्स जानने का ऐसा नशा हो चुका था कि वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसी रात कोरियन टीचर का मैसेज आता है कि उसने पैसे तैयार कर लिए हैं। सन ए पहले अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने निकल जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि हे यंग उनका पीछा कर रही है। कुछ समय पहले उसने बाथरूम में सन ए और हायन हो की बातचीत सुन ली थी और लाल लाइंस का सीक्रेट जान चुकी थी, इसलिए मौका मिलते ही वह सन ए का बैग चुरा लेती है। हे यंग जैसे ही ग्लासेस पहनती है उसके सामने भी वही लाल लाइन से भरी अजीब दुनिया खुल जाती है। इसके बाद वह चुपचाप वहां से निकल जाती है। जब सन ए को अपने ग्लासेस गायब होने का पता चलता है तो वह घबरा जाती है। वह तुरंत ह्योन हो को कॉल करके पूछती है कि क्या उसने ग्लासेस लिए हैं। ह्योन हो को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सन ए जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जा रही है। स्कूल पहुंचने पर कोरियन टीचर सन ए से उसे छोड़ देने की गुहार करता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी जल्द ही अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है और अगर उसकी नौकरी चली गई तो उसका पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन सन ए को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती। जब उसे हे यंग परेशान करती थी तब इसी टीचर ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। तभी टीचर के फोन पर एक और मैसेज आता है। उसमें पता चलता है कि उसकी पत्नी को उसके गलत रिश्ते के बारे में सब पता चल चुका है। गुस्से में वह सन ए से पूछता है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। इसी बीच हायोन हो स्कूल पहुंचती है और वहां जो होता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सन ए रूफटॉप से नीचे गिर जाती है। हायोन हो बेबस होकर जमीन पर बैठ जाती है और उसकी आंखों के सामने सन ए के सिर के ऊपर वाली लाल लाइन धीरे धीरे गायब हो जाती है। न्यूज मिलते ही जी वूक तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन सन ए की हालत बहुत खराब होती है और वह कोमा में चली जाती है। स्कूल इसे सुसाइड का मामला मान लेता है, लेकिन हायोन हो को शुरू से लगता है कि इसके पीछे कुछ और है। अगले दिन वह क्लूज ढूंढने के लिए स्कूल की रूफ टॉप पर जाती है। तभी वूरी नाम की एक लड़की वहां आती है। वह कहती है कि सन ए बहुत स्ट्रांग लड़की थी और वह इतनी आसानी से खुद को नुकसान पहुंचाने का फैसला नहीं कर सकती। दूसरी तरफ सन ए को रोज परेशान करने वाली हे यंग अगले ही दिन स्कूल से गायब रहती है। हायोन हो अभी इसी बारे में सोच रही होती है कि उसकी नजर जून के बेटे पर पड़ती है जिसने ग्लासेस पहने हुए थे। वह उन्हें ध्यान से देखती है, लेकिन ये बस एक नॉर्मल पेयर ऑफ ग्लासेस निकलता है। उधर इंग्लिश टीचर जुंग वू को एक पेयर ऑफ ग्लासेस मिलता है। वह उन्हें लेकर अपने कॉलीग से पूछता है कि ये किसके हैं। क्यू जीन ग्लासेस को देखते ही एक अजीब सी स्माइल करती है और कहती है कि ये ग्लासेस जुंग वू पर अच्छे लगेंगे। क्यूरियोसिटी में जुंग वू उन्हें पहन लेता है। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने ढेर सारी लाल लाइंस दिखाई देने लगती हैं। उसी समय जी वुक वहां पहुंच जाता है। उसके सिर पर लाल ब्रूम देखकर जुंग वू चौंक जाता है। जी वुक अपनी नीस सुन ए के मामले की जांच करने आया था। उसे पता चलता है कि घटना वाले दिन सन ए ने एक लड़के के साथ फोटो अपलोड की थी। पूछताछ में वह लड़का बताता है कि फोटो लेने के बाद सन ए अचानक बहुत घबराकर वहां से चली गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई खोई हुई चीज ढूंढ रही हो। जी वुक फिर उस दिन की सर्वेलेंस फुटेज चेक करता है। वीडियो में वह हे यंग को चुपके से सन ए का बैग उठाते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद हे यंग अचानक एक पेयर ऑफ ग्लासेस पहन लेती है। इसके बाद की फुटेज में कोई खास क्लू नहीं मिलता, क्योंकि किसी साफ अटैक का सबूत नहीं था। इसलिए अथॉरिटीज इसे सुसाइड मानकर केस बंद करना चाहती थी। लेकिन जीवुक को अब भी शक था कि उसकी नीस के साथ कुछ गलत हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सन ए का फोन
अनलॉक नहीं हो पा रहा था। इसी बीच कोरियन टीचर और हे यंग से जुड़ी प्राइवेट फोटोज एक ऑनलाइन फोरम पर अपलोड हो जाती हैं। इससे पूरे स्कूल में हंगामा मच जाता है। लेकिन जीवुक को जल्द ही एक और शॉकिंग खबर मिलती है। कोरियन टीचर की बॉडी एक पार्किंग लॉट में मिलती है। कार के अंदर एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें लिखा था कि स्कैंडल सामने आने के बाद वह शर्मिंदा था। जीवुक जांच करके समझ जाता है कि टीचर की मौत को कम से कम 3 दिन हो चुके हैं। सबसे अजीब बात ये थी कि उसकी कार ऐसी जगह खड़ी थी जहां आसानी से दिखाई दे सकती थी। फिर भी 3 दिन तक किसी को पता नहीं चला। इससे जीवुक को शक होता है कि असली क्राइम सीन कहीं और था। शायद किलर ने बाद में बॉडी को वहां रखकर सुसाइड जैसा माहौल बनाया और प्राइवेट फोटोज लीक करके अपनी कहानी को बिलीवेबल बनाने की कोशिश की। अब जीवुक को पूरा यकीन होने लगता है कि उसकी नीस किसी बड़े प्लान में फंस गई है। इसलिए वह ह्योन हो से मिलने जाता है ताकि उसे कोई और क्लू मिल सके। लेकिन ह्योन हो उससे उल्टा पूछती है कि क्या उसने सन ए के ग्लासेस देखे हैं। जीवुक हैरान होकर उन ग्लासेस के बारे में और पूछना चाहता है, लेकिन हायन हो सीधे जवाब नहीं देती। वह सिर्फ इतना कहती है कि अगर जीवुक उन ग्लासेस को ढूंढ ले तो वह उसे लाल लाइंस का पूरा सीक्रेट बता देगी। दोनों को ये नहीं पता था कि जुंगवू पहले ही वही मिस्टीरियस ग्लासेस पहन चुका है। जब उसे अपनी सिस्टर और उसके हस्बैंड के बीच जुड़ी लाल लाइन दिखाई देती है तब उसे पहली बार समझ आता है कि इन लाइंस का असली मतलब क्या है। तभी ओटा उससे पूछता है कि उसने शादी कैंसिल क्यों कर दी। जुंगवू सच बताता है कि उसे पता चला था कि उसकी फियांसे उसके एक दोस्त के साथ धोखा कर रही थी। ये सुनते ही उसकी सिस्टर का चेहरा उतर जाता है। लेकिन ओटा उल्टा जुंगवू की तारीफ करता है और कहता है कि उसने सही किया। डिनर के बाद दोनों नीचे टहलने जाते हैं। तभी जुंगवू नोटिस करता है कि ओटा के सिर के ऊपर वाली लाल लाइन एलिवेटर के अंदर जा रही है। ऊपर जाते समय ओटा बिना सोचे सीधे 4th फ्लोर का बटन दबा देता है। जुंगवू का शक और गहरा हो जाता है। वह जानबूझकर 4th फ्लोर का बटन दबाता है और देखता है कि लाल लाइन कॉरिडोर के आखिरी अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। अब जुंगवू को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी सिस्टर का हस्बैंड उससे कुछ छिपा रहा है। अगले दिन जुंगवू ऑफिस जाता है और इत्तेफाक से अपने कुछ कॉलीग्स के छिपे हुए सीक्रेट्स देख लेता है। सिर्फ क्यूजिन ऐसी लगती है जिसके बारे में कोई सीक्रेट नजर नहीं आता। फिर भी जुंगवू को लगता है कि वह भी कुछ छिपा रही है। वह क्यूजिन से पूछता है कि अगर उसे पता चले कि उसका कोई जानने वाला अपने पार्टनर से धोखा कर रहा है तो वह क्या करेगी। क्यूजिन हल्की स्माइल के साथ कहती है कि वह सबको सच बता देगी। ऑफिस से निकलने के बाद जुंगवू को अपने घर के बाहर एक गलत जगह पहुंचा हुआ पैकेज मिलता है। उसकी सिस्टर बताती है कि पैकेज यूनिट 41 से आया है। क्योंकि वहां अक्सर गलत एड्रेस डाल दिया जाता था, जुंगवू को शक होता है। इसीलिए वह पैकेज लेकर खुद यूनिट 41 पहुंच जाता है। दरवाजा खुलने पर उसे पता चलता है कि वहां एक खूबसूरत महिला रहती है। जुंगवू मेल बॉक्स में रखा उसका लेटर देखता है और उसका नाम जान जाता है। उसे अपना पुराना परिवार याद आता है जो उसके पिता के धोखे की वजह से टूट गया था। तभी से जुंगवू को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जो अपने रिश्तों में ईमानदार नहीं रहते। एक रात युंगवू अपनी सिस्टर के हस्बैंड का चुपके से पीछा करते हुए एक होटल तक पहुंच जाता है। वहां उसकी आशंका सही निकलती है। ओटा फीमेल नेबर के साथ डिनर कर रहा था और उसे एक महंगा नेकलेस भी दे रहा था। जुंगवू ने ओटा को फोन किया लेकिन उसने झूठ बोलते हुए कहा कि वह शहर से बाहर किसी कॉन्फ्रेंस में है। जुंगवू गुस्से को कंट्रोल करता है और चुपचाप उस कमरे का नंबर याद कर लेता है। होटल के कॉरिडोर में चारों तरफ लाल लाइंस एक दूसरे में उलझी हुई थी, बिल्कुल स्पाइडर वेब जैसी। जैसे ही ओटा शावर करके बाहर आता है, जुंगवू उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है। सामना होने पर ओटा कहता है कि इस तरह की बातों से उसकी सिस्टर को कोई फायदा नहीं होगा। उसके इस बेशर्म रवैये से जुंगवू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह उसे साफ वार्निंग देता है कि उसी दिन उस महिला से रिश्ता खत्म कर दे। लेकिन अगले दिन भी ओटा घर वापस नहीं आता। जुंगवू फीमेल नेबर का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है और उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह तुरंत अपनी सिस्टर के घर पहुंचता है। लेकिन नीचे एक कार एक्सीडेंट हो चुका था और कार उसकी सिस्टर चला रही थी। उसकी सिस्टर बार बार जुंगवू से पूछ रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी ओटा वहां पहुंचता है, लेकिन अपनी वाइफ की हालत देखने के बजाय उसे उस दूसरी महिला की चिंता होने लगती है। जुंगवू खुद को रोक नहीं पाता और ओटा को पंच मारकर कहता है कि वह किसी जानवर से भी बदतर है। तभी उसकी सिस्टर अचानक चिल्लाकर उसे रोक देती है। टूट चुकी हालत में वह बताती है कि ओटा असल में उसका हस्बैंड नहीं है, बल्कि उसने खुद किसी और का घर बर्बाद किया था। पता चलता है कि पिछली रात ओटा ने उस महिला से रिश्ता खत्म करने की बात मान ली थी, लेकिन उसकी सिस्टर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और इसी गुस्से में उसका कंट्रोल खत्म हो गया। यहाँ जुंगवू को समझ आता है कि आंखों से जो कुछ दिखाई देता है जरूरी नहीं कि सच भी वही हो। इस अजीब घटना के बाद जुनसन धीरे धीरे उस खास लड़की की तरफ खींचने लगता है। वह देखता है कि ह्योन हो लगातार नाइटमेयर से परेशान रहती है, इसलिए जून उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहां वह थोड़ा रिलैक्स कर सके। ह्योन हो पूल के पास जाती है और खुद को पानी में उतार देती है। पानी के अंदर पहुंचते ही उसे एक अलग ही सुकून मिलता है। वहां कोई लाल लाइन नहीं थी, बस शांति थी। बाहर आने के बाद जून प्यार से उसके ऊपर
ऊपर अपना जैकेट डाल देता है। उस पल ह्योन हो को काफी समय बाद किसी की सच्ची परवाह महसूस होती है, इसलिए वह अपना गार्ड हटा देती है और जून को लाल लाइंस का पूरा सीक्रेट बता देती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जून उसकी बात पर भरोसा करेगा, लेकिन जून उसकी बात मान लेता है। उसका कहना था कि ह्योन हो के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है और उसका ये रहस्य उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। देर रात ह्योन हो अकेले बैठकर जून की कही हुई बातों को याद कर रही होती है। तभी अचानक उसे अपने सिर के ऊपर एक नई लाल लाइन बनती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ जीवुक अभी भी अपनी नीज को नुकसान पहुंचाने वाले इंसान की तलाश में लगा हुआ था। उसका सबसे बड़ा सस्पेक्ट हे यंग थी, लेकिन वह अचानक कहीं गायब हो चुकी थी। कोरियन टीचर पर भी शक था, लेकिन उसे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता था, इसलिए जीवुक को लगता है कि वह सन ए को रूफटॉप से नीचे नहीं धकेल सकता। अब जीवुक सन ए के कमरे की तलाशी लेने का फैसला करता है। वहां उसे इत्तेफाक से एक डायरी मिल जाती है। डायरी के अंदर ऐसी ड्राइंग्स बनी थीं जिनमें वही लाल दुनिया दिखाई गई थी जो सन ए को उन ग्लासेस को पहनने के बाद नजर आती थी। अब ह्योन हो के पास लाल लाइंस और ग्लासेस का सीक्रेट छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वह जी वुक को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जी वुक को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि पूरी कहानी सुनने में उसे बेहद अजीब लग रही थी। फिर भी उसके मन में एक सवाल जरूर उठता है, अगर ह्योन हो की बात सच हुई तो इस पूरे मामले के पीछे छिपा असली रहस्य शायद उसकी सोच से कहीं बड़ा था। सन ए का एक्सीडेंट जरूर उन मिस्टीरियस ग्लासेस से जुड़ा हुआ होगा। ये समझते ही जी वुक को ह्योन हो के हमेशा सन ग्लासेस पहनकर रहने की वजह समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि ह्योन हो की जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। क्यूरियोसिटी में जी वुक ने ह्योन हो की माँ वाले पुराने केस की फाइल भी देखी। रिकॉर्ड्स में लिखा था कि बचपन में ह्योन हो ने अपने पिता के रिश्ते से जुड़ी बात को कुछ लाल लाइंस बनाकर दिखाया था। फोटो देखते समय जी वुक को लगा कि ह्योन हो ने उस वक्त कुछ ऐसा देखा था जिसे बाकी लोग नहीं देख सकते थे। फिर जी वुक को याद आया कि ह्योन हो पहले से ही कुछ अजीब घटनाओं की जांच कर रही थी। अब उसे उसकी बात सच लगने लगी थी। वह जानना चाहता था कि क्या सन ए के सिर के ऊपर भी लाल लाइन थी। ह्योन हो ने इसे पर्सनल मैटर कहकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन उसके रिएक्शन से जी वुक समझ गया कि सन ए के सिर पर भी ऐसी लाइन थी। अब जी वुक जानना चाहता था कि वह लाइन आखिर किससे जुड़ी थी। ह्योन हो ने बस इतना बताया कि वह उनके क्लास का कोई लड़का नहीं था। जी वुक ने गहरी सांस ली। उसके हिसाब से सन ए की लाइन जिस इंसान से जुड़ी थी, शायद वही उसे रूफटॉप से गिराने के पीछे था। उसी रात एक न्यूज रिपोर्ट ने ह्योन हो का ध्यान खींच लिया। एक रैंडम मर्डर के आरोपी ने दावा किया कि वह किसी तरह की सफाई या मुक्ति पाने की बात से जुड़ा था। ये सुनकर ह्योन हो के मन में नया सवाल आया, क्या उन रहस्यमयी ग्लासेस की सिर्फ एक ही पेयर थी या ऐसी कई पेयर्स मौजूद थी। इसी बीच ह्योन हो को एक मोटेल में पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। वी जुन को वहाँ लेकर आता है और इसी बहाने वह बड़े लोगों की छिपी हुई जिंदगी को करीब से देखने की कोशिश करता है। तभी पिंक हेयर वाली एक लड़की वहां आती है और रूम 206 मांगती है। वी उसे तुरंत पहचान लेता है। उसका नाम मियांग था और वह स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती थी। मियांग भी ग्लासेस पहनती थी और उन ग्लासेस की मदद से उसे भी वही लाल लाइंस दिखाई देती थी। मियांग को अपने म्यूजिक टीचर पर काफी समय से क्रश था। वह टीचर बाहर से शांत और अकेला रहने वाला इंसान था। एक दिन म्यूजिक क्लासरूम से बहुत सुंदर मेलोडी सुनाई देती है। मियांग उस आवाज की तरफ खींची चली जाती है और उस उदास टीचर के पास पहुंच जाती है। वह टीचर काफी टैलेंटेड था, लेकिन अपनी जिंदगी में बड़े सपने पूरे नहीं कर पाया था। उसे मियांग के अंदर टैलेंट दिखाई देता है, इसलिए वह उसे एक्ट्रेस बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए एनकरेज करता है। अपने पसंदीदा टीचर से ये बातें सुनकर मियांग बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी नजर टीचर के सिर की एकमात्र लाल लाइन पर जाती है और हैरानी की बात यह थी कि वह लाइन सीधे मियांग से जुड़ी हुई थी। काम खत्म होने के बाद मियांग एक अलग आउटफिट पहनकर फिर मोटेल पहुंचती है। ह्योन हो को क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए वह दरवाजे के पास छिपकर मियांग की बातें सुनती है। पता चलता है कि मियांग यहाँ एक शांत कमरे में अपने एक्टिंग लाइंस की प्रैक्टिस करती थी ताकि अपने मन की बातें खुलकर कह सके। एक दिन उसे उसी कमरे में एक पेयर ऑफ ग्लासेस मिलती है। जैसे ही वह उन्हें पहनती है, उसके सामने पूरी दुनिया लाल लाइंस से भरी दिखाई देने लगती है। उसे लगता है कि अब वह लोगों के छिपे हुए सीक्रेट्स देख सकती है। इसके बाद वह इस अजीब दुनिया की एक तरह से ऑब्जर्वर बन जाती है। उसी दिन बगल वाले रूम में एक नया गेस्ट आता है। मियांग उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह वही म्यूजिक टीचर था जिसे वह लंबे समय से पसंद करती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद एक दूसरी महिला उस रूम में पहुंचती है। टीचर के साथ उसका पुराना रिश्ता था। मियांग उनकी बातें सुनकर अंदर से गुस्से और जलन से भर जाती है। जब उसे पता चलता है कि दोनों अगले दिन फिर मिलने वाले हैं, तो वह वहीं रुकने का फैसला करती है। अगले दिन मियांग एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आती है और पानी में नशीली चीज मिला देती है। जब वह महिला दोबारा आती है तो मियांग पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वह उसके कपड़े पहनकर बिल्कुल उसी के जैसी बन जाती है। जब म्यूजिक टीचर उसे रूम में देखता है तो वह हैरान रह जाता है। मियांग उसकी बातों को नजरअंदाज करती है और बताती है कि वह लंबे समय से उसके करीब आना चाहती
थी। टीचर इस अजीब हालत से डर जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। मियांग उसके पास पहुंचती है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ जाते हैं। आखिर में टीचर की मौत हो जाती है और मियांग का दुनिया से भी मन उठ जाता है। कुछ समय बाद ह्योन हो को उस रूम में फंसी हुई महिला मिलती है। वह तुरंत रूम 205 में पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी देर में जी वूक भी वहां पहुंच जाता है और पूरे केस की जांच शुरू करता है, लेकिन उसे मियांग के इस काम का असली मोटिव समझ नहीं आता। ह्योन हो उसे बताती है कि मियांग भी वही ग्लासेस पहनती थी और मोटेल आते ही उसका पूरा अंदाज स्कूल वाले रूप से बिल्कुल अलग हो जाता था। ह्योन हो एक बार फिर जी वूक को समझाती है कि ये ग्लासेस बहुत खतरनाक हैं। इनके कारण कोई भी इंसान गलत फैसले लेकर किसी की जान तक खतरे में डाल सकता है। हॉस्पिटल में अपनी बेहोश नीस को देखते हुए जी वूक को अब यकीन होने लगता है कि इस पूरे मामले की जड़ उन्हीं ग्लासेस में है। वह वापस मोटेल जाता है और बाथटब के नीचे मियांग की छोड़ी हुई ग्लासेस की पेयर ढूंढ लेता है। क्यूरियोसिटी में जी वूक खुद उन ग्लासेस को पहन लेता है। अगले ही पल उसके सामने सैकड़ों डरावनी लाल लाइंस दिखाई देने लगती हैं। वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है कि सन ए के सिर के ऊपर भी एक लाल लाइन मौजूद है। अब जी वूक को ह्योन हो की हर बात पर पूरा भरोसा हो जाता है। वह सन ए के नए बॉयफ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर आता है, लेकिन उसकी और सन ए की लाल लाइंस आपस में जुड़ी नहीं थी। जी वूक उससे पूछता है कि क्या सन ए का कोई और बॉयफ्रेंड था। लड़के को सिर्फ इतना याद था कि सन ए अक्सर किसी ऐसे इंसान का नाम लिए बिना कहती थी कि एक दिन वह उस शैतान जैसे इंसान को खत्म कर देगी। उसे पूरा यकीन था कि हे यंग के मुकाबले सन ए उस इंसान से कहीं ज्यादा नफरत करती थी। जी वूक वापस पुलिस स्टेशन लौटता है। तभी जीना नाम की एक स्टूडेंट वहाँ शिकायत लेकर आती है। वह कहती है कि एक लड़के ने उसके साथ गलत किया है। फीमेल डिटेक्टिव उससे पूछती है कि क्या उसका पहले कभी किसी के साथ ऐसा रिश्ता रहा है। जीना साफ मना कर देती है, लेकिन जी वुक उसकी तरफ देखता है तो उसे जीना के सिर के ऊपर 4 लाल लाइंस दिखाई देती हैं। वह समझ नहीं पाता कि जीना आखिर झूठ क्यों बोल रही है। मामले को और समझने के लिए जी वुक फिर स्कूल पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात दोबारा उस खूबसूरत टीचर क्यू जिन से होती है। इस बार जी वुक ध्यान से उसे देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि क्यू जिन के सिर के ऊपर एक भी लाल लाइन नहीं थी। इसी बीच पुलिस जीना की शिकायत वाले लड़के को पूछताछ के लिए बुला लेती है। अब जी वुक को लगने लगता है कि इस पूरे मामले में सिर्फ ग्लासेस ही नहीं, बल्कि लोगों के छिपे हुए सीक्रेट्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हान यू फिर भी बिल्कुल शांत रहता है। वह साफ कहता है कि जीना में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जी वुक वहां से निकलने लगता है। तभी उसकी मुलाकात ह्योन हो से हो जाती है। ह्योन हो उसे तुरंत उन खतरनाक ग्लासेस को फेंक देने के लिए कहती है, लेकिन जी वुक अब उन ग्लासेस को छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों के बीच काफी बहस होती है। क्यूजिन बीच में मामला शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन हायोन हो गुस्से में वहां से चली जाती है। जी वुक उसे देखकर मुस्कुराता है और फिर वहां से निकल जाता है, लेकिन क्यूजिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। असल में उसके पास भी हायोन हो जैसी ही लाल लाइंस देखने की ताकत थी। इसके बाद जी वुक को पता चलता है कि जीना पहले आइडल बनने की ट्रेनिंग ले चुकी थी। वह इस बारे में पता करने के लिए एक एंटरटेनमेंट कंपनी पहुंचता है। वहां का सीईओ बताता है कि जीना काफी लापरवाह किस्म की लड़की थी। वह अक्सर दूसरी ट्रेनीज को शराब पीने के लिए मनाती थी और लड़कों से भी मिलती रहती थी। इन बातों को सुनकर डोंग सेक को शक होने लगता है कि शायद जीना ने अपने साथ हुई घटना के बारे में झूठ बोला है। पुलिस फिर हान यू को पूछताछ के लिए बुलाती है। हान यू बताता है कि जीना उस पर लगातार दबाव बना रही थी और इसके सबूत के तौर पर कुछ टेक्स्ट मैसेजेस भी दिखाता है, लेकिन जीना ने सारे मैसेजेस पहले ही डिलीट कर दिए थे। इतना ही नहीं, जिस दिन की बात थी उस दिन पहने हुए कपड़े भी उसने धो दिए थे। ऊपर से उसने पुलिस को पूरी बात बताने में 1 हफ्ते की देरी कर दी। इन सब चीजों ने जीना के केस को और ज्यादा शक के घेरे में ला दिया। जब जी वुक को पता चलता है कि हन यू अब वहां से जाने वाला है, तो वह अचानक दरवाजा खोल देता है। तभी उसकी नजर जीना की लाल लाइन पर पड़ती है। हैरानी की बात यह थी कि वह लाइन हान यू से जुड़ी ही नहीं थी। अब जी वुक समझ जाता है कि जीना सच नहीं बता रही है। काम खत्म करने के बाद जी वुक अपने अपार्टमेंट के नीचे ह्योन हो से फिर मिलता है। वह समझ चुका था कि ह्योन हो उसे उन ग्लासेस से दूर रखना चाहती है, लेकिन जी वुक का मानना था कि खतरा होने के बावजूद ये ग्लासेस लोगों की मदद भी कर सकती हैं। ह्योन हो उससे पूछती है कि आखिर वह किसे बचाना चाहता है। तब जी वुक जीना के केस के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसने ग्लासेस की मदद से उस लड़के की सच्चाई पता की और उसे निर्दोष पाया। इत्तेफाक से हायन हो और जीना पहले क्लासमेट्स रह चुकी थीं। हायन हो को याद आता है कि 1 हफ्ते पहले जीना के सिर के ऊपर एक भी लाल लाइन नहीं थी। इस बात से जीवुक को केस में कुछ बड़ा गड़बड़ होने का शक होता है। उसी रात जीवुक और डोंग सेक हनयू के घर पहुंचते हैं। रूम जरूरत से ज्यादा साफ था, जैसे किसी ने उसे खास तौर पर ठीक किया हो। हनयू फिर भी शांत रहता है और बताता है कि उस रात जीना ने खुद शराब पीने की जिद की थी। जब वह नशे में हो गई तो उसने उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया था। जीवुक की नजर मैट्रेस पर जाती है। उसे लगता है कि यह मैट्रेस
मैट्रेस बाकी रूम से मैच नहीं कर रहा। वह तुरंत ट्रैश स्टेशन पहुंचता है और काफी तलाश के बाद वही मैट्रेस ढूंढ निकालता है जिसे हान यू ने फेंका था। अगले दिन पुलिस फिर हान यू को बुलाती है। इस दौरान 4 लड़के काफी नर्वस दिखाई देते हैं। पूछताछ में हान यू बताता है कि जीना ने खुद शराब पीने की जिद की थी, इसलिए वह कन्वीनियंस स्टोर से शराब लेकर आया था। जी वूक सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसकी बात का ये हिस्सा सही निकलता है, लेकिन फुटेज में उसे 4 संदिग्ध लड़के भी दिखाई देते हैं। जब वे दोबारा कैमरा के सामने आते हैं तो जी वूक देखता है कि अब उन चारों के सिर के ऊपर नई लाल लाइंस मौजूद हैं। दूसरी तरफ स्कूल में ह्योन हो भी देख लेती है कि जीना की लाइन उन्हीं 4 लड़कों से जुड़ी हुई है। जी वूक चारों लड़कों को अलग अलग पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। सबसे पहले वह सबसे डरे हुए लड़के से बात करता है। जी वूक जानबूझकर उसे हान यू की बिल्डिंग के नीचे ले जाता है। माहौल देखकर लड़के को लगता है कि उसका सच सामने आ चुका है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता। आखिर वह पूरी सच्चाई बता देता है। हान यू ने जीना को नशीली दवा दी थी, जिसके बाद वह बेहोश हो गई थी। इसके बाद उसने बाकी 4 लड़कों को उसके साथ गलत काम करने दिया। बाकी 3 लड़के भी पूछताछ में यही बात कबूल कर लेते हैं। जी वूक जब हान यू के सामने वही दवा की बोतल रखता है तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। फिर भी हान यू खुद को निर्दोष बताता रहता है। जी वूक अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और उसे जमकर फटकार लगाता है। वह साफ कहता है कि उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। केस खत्म होने के बाद जी वूक को एक फोन कॉल आता है। खबर मिलती है कि उसके पिता गायब हो गए हैं। करीब 10 साल पहले उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और तभी से वह नर्सिंग होम में रह रहे थे। स्टाफ बताता है कि एक अजीब सी महिला आई थी और जी वूक के पिता को अपने साथ ले गई। जी वूक सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह महिला कोई और नहीं बल्कि क्यू जिन थी। तभी क्यू जिन जी वूक को सन ए की एक फोटो भेजती है। हॉस्पिटल जाते समय जी वूक डोंग सेक से क्यू जिन की पूरी आइडेंटिटी पता करने के लिए कहता है। अच्छी बात यह थी कि सन ए सुरक्षित थी और हॉस्पिटल बेड पर थी, लेकिन जी वूक जैसे ही थोड़ा राहत महसूस करता है उसकी नजर सन ए के सिर के ऊपर मौजूद लाल लाइन पर पड़ती है। वह लाइन कॉरिडोर में खड़े किसी इंसान से जुड़ी हुई थी। जी वूक तुरंत सतर्क हो जाता है और गन निकाल लेता है, लेकिन सामने खड़ा इंसान देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह उसका गायब हुआ पिता था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सन ए के बेड की तरफ बढ़ रहा था और उसके सिर की लाल लाइन सीधे सन ए से जुड़ी थी। जी वूक को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। जब उसे पूरी बात समझ आती है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने पिता पर चिल्लाने लगता है कि उन्होंने सन ए के साथ ऐसा कैसे कर दिया। उधर ह्योन हो के हाथ खून से सने हुए थे। वह बेबस होकर जी वूक को फोन करती है और उससे मदद मांगती है। कुछ समय पहले ह्योन हो को एहसास हो चुका था कि उसके मन में जून सन के लिए खास फीलिंग्स आ गई हैं। वह अपनी लाल लाइन को लेकर हमेशा से परेशान रही थी, इसलिए अपने बर्थडे पर उसने जून सन के साथ अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया। उस पल के बाद ह्योन हो को पहली बार अपने सिर के ऊपर जून सन से जुड़ी लाल लाइन दिखाई देती है। इसके बाद जून सन उसके लिए बर्थडे केक लेने बाहर चला जाता है। ह्योन हो खुशी से अपनी लाल लाइन देख ही रही होती है कि अचानक वह लाइन धीरे धीरे गायब होने लगती है। तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है। कुछ ही दूरी पर जून सन खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। ह्योन हो पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसके साथ रहने वाला हर इंसान किसी न किसी तरह मर जाता है और शायद यही उसका अभिशाप है। उसी समय उस रहस्यमयी इंसान का एक और मैसेज आता है। वह ह्योन हो को बर्थडे की शुभकामनाएं देता है और उसे एक खास जगह पर आने के लिए कहता है। साथ में वुई के किडनैप होने का वीडियो भी भेजा जाता है। अब ह्योन हो के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह तुरंत जी वूक के पास पहुंचती है और उसे एक ऐसी बात बताती है जिसे अब तक उसने किसी से शेयर नहीं किया था। हर साल उसके बर्थडे पर उसे उसी रहस्यमयी इंसान की तरफ से एक कार्ड मिलता था। धीरे धीरे ह्योन हो को समझ आने लगा था कि कोई इंसान हर साल उसके बर्थडे का इंतजार कर रहा है और किसी दिन उससे कोई बड़ा काम करवाया जाएगा। अब तक मिले सारे क्लूज को जोड़ने पर ह्योन हो को यकीन हो जाता है कि वह दिन आज ही आ चुका है। जी वूक को पूरा यकीन हो जाता है कि इस सब के पीछे क्यू जिन का ही हाथ है, लेकिन जब वह क्यू जिन का बैकग्राउंड चेक करवाता है तो उसके खिलाफ कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद दोनों स्कूल पहुंचते हैं। वहाँ एक क्लासरूम की लाइट अभी भी जल रही होती है। ह्योन हो जैसे ही उस रूम के अंदर दौड़कर जाती है, जी वूक भी उसके पीछे पहुंचता है, लेकिन अंदर पहुंचकर वह हैरान रह जाता है। क्लासरूम पूरी तरह खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अलग अलग जगहों पर पहुंच गए हों। वुई को बचाने के बाद ह्योन हो पूरे बिल्डिंग में जी वूक को ढूंढने लगती है, लेकिन वे जितना आगे जाने की कोशिश करते बार बार उसी जगह वापस पहुंच जाते। आखिर में उनके पास रूफटॉप पर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उधर जी वूक भी रूफटॉप तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे लड़कियां नहीं दिखती। इसके बजाय वह खुद को एक अजीब और खुली जगह में पाता है। वहां सफेद कपड़े पहने सैकड़ों लोग बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जान ही नहीं बची हो। उन्हीं लोगों के बीच हे यंग भी खड़ी थी, जो काफी समय से अचानक गायब थी। तभी एक महिला हाथ में नाइफ उठाती है और कहती है कि वह अपने आखिरी पाप को
खुद से अलग करने के लिए तैयार है। करीब 1 महीने पहले उसके एक्स ने दोनों का प्राइवेट वीडियो लोगों के सामने डाल दिया था। इसके बाद हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा था। लोगों की बातें उसे अंदर तक तोड़ रही थीं। उसने पुलिस के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसके एक्स ने उसे धमकी देकर चुप करा दिया। शर्म और डर के कारण वह अपनी जिंदगी खत्म करने तक के बारे में सोचने लगी थी। तभी क्यू जिन उसके सामने आई और उसे एक पेयर ऑफ ग्लासेस दी। जैसे ही महिला ने ग्लासेस पहनी, उसके सामने पूरी दुनिया बदल गई। उसे भी वही लाल लाइंस दिखाई देने लगी। क्यू जिन ने उसे बताया कि जल्द ही लोग बिना ग्लासेस के भी इस लाल दुनिया को देख पाएंगे। उस समय लोगों के सिर के ऊपर बनी लाइंस उनके सीक्रेट्स और स्कैंडल्स की पहचान बन जाएंगी। क्यू जिन ने उस महिला को समझाया कि अगर वह अपने पुराने रिश्तों से जुड़े पुरुषों को मार देगी तो उसकी लाल लाइंस एक एक करके गायब हो जाएंगी। महिला ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और एक एक करके अपने एक्सिस को खत्म करने लगी। सच में हर हत्या के बाद उसकी लाइंस कम होने लगी। धीरे धीरे वह अपना होश खो बैठी और अपने आखिरी एक्स को भी मार देती है। तभी उसके पीछे अचानक तेज लाल रोशनी फैल जाती है। उधर रूफटॉप पर वुई भी वही ग्लासेस पहन लेती है। ग्लासेस लगाते ही उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है। वह बताती है कि टीचर ने उसे पहले बताया था कि अगर हायन हॉप मर गई तो लोगों को लाल लाइंस देखने के लिए किसी ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बीच क्यू जिन इस लाल दुनिया की क्वीन जैसी दिखाई देती है। वह अपनी लाल लाइंस की संख्या तक खुद बदल सकती थी। तभी वहां मौजूद सभी लोगों की नजर जी वुक पर टिक जाती है। क्यू जिन एक सफेद कपड़ा हटाती है और जी वुक को अगले पापी के रूप में सामने लाती है। जी वुक अपने पिता को बचाना चाहता था, लेकिन क्यू जिन उसके हाथ में नाइफ थमा देती है। अच्छी बात यह थी कि जी वुक के अंदर अभी भी थोड़ी समझ बाकी थी। वह नाइफ को असली दोषी की तरफ कर देता है, लेकिन क्यू जिन आसानी से उसके हाथ से नाइफ छीन लेती है और उसके पिता को मार देती है। गुस्से में जी वुक उस पर गोली चलाता है, लेकिन क्यू जिन भी हायन हॉप की तरह मर नहीं सकती थी। वह जी वुक का गला पकड़ लेती है और कबूल करती है कि सन ए को रूफटॉप से उसी ने गिराया था। उसका मकसद जी वुक को अपनी नीज की ज्यादा परवाह करवाना था। उधर हायन हॉप भी मुश्किल में फंस चुकी थी। तभी उसे एक मौका मिलता है और वह वुई की ग्लासेस उतार कर उन्हें तोड़ देती है। ग्लासेस टूटते ही वुई को होश आने लगता है, लेकिन तभी वह हायन हॉप की आंखों में एक अजीब बदलाव देखता है। यहाँ तक कि उसके शरीर से निकलने वाला खून भी हवा में तैरने लगता है। अगले ही पल हायन हॉप खुद को उसी डरावनी जगह में खड़ी पाती है। क्यू जिन ये देखकर जी वुक को एक तरफ धकेल देती है और सीधे हायन हॉप की ओर बढ़ती है। फिर वह उसे शुरू से पूरी सच्चाई बताने लगती है। इंसानों के अंदर हमेशा से दूसरों के छिपे हुए सीक्रेट्स और डिजायर्स देखने की चाह रही है। इसी लालच के कारण लोग इन ग्लासेस को इस्तेमाल करने से खुद को रोक नहीं पाते। क्यू जिन का दावा था कि हायन हॉप का जन्म ही इस लाल लाइंस वाली दुनिया को बनाने के लिए हुआ है। इसके बाद वह अपने फॉलोअर्स को हायन हॉप को चारों तरफ से घेरने और उसे खत्म करने का आदेश देती है। लेकिन तभी हायन हॉप की मां अचानक वहां पहुंच जाती है और उसके सामने खड़ी होकर उसे बचा लेती है। पता चलता है कि हायन हॉप की मां को भी कभी ऐसी ही ग्लासेस मिली थी। उन्हीं ग्लासेस की मदद से उसने देखा था कि उसके पति ने उसकी बहन के साथ धोखा किया था। अब वह हायन हॉप से माफी मांगती है और कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। हायन हॉप गुस्से में असली दोषी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसके पेट में नाइफ लग जाता है। वह बुरी तरह घायल हो जाती है। क्यू जिन उसे हवा में उठा लेती है और कहती है कि हायन हॉप की मौत के बाद पूरी इंसानी दुनिया को एक नई तरह की नजर मिल जाएगी। लेकिन तभी हायन हॉप फिर से होश में आती है और नाइफ उठाकर क्यू जिन पर हमला कर देती है। क्यू जिन गिरते हुए कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और दोनों का काम पूरा हो चुका है। क्यू जिन के गिरते ही उसके फॉलोअर्स को जैसे होश आ जाता है। वे डर कर वहां से भागने लगते हैं। अगले ही पल हायन हॉप खुद को फिर से स्कूल रूफटॉप पर खड़ा पाती है। जी वो किनारे पर रखी ग्लासेस को उठाने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन हायन हॉप समय रहते उसे रोक लेती है। हायन हॉप ऊपर आसमान की तरफ देखती है। पूरा स्काई खून जैसा लाल दिखाई दे रहा था। अब उसके पास कुछ करने के लिए नहीं बचा था। उस दिन के बाद पूरी दुनिया के लोग लाल लाइंस देख सकते थे। किसी का भी सीक्रेट अब छिपा नहीं था। इसके बाद दुनिया में पूरी तरह केओस फैल जाता है। लोग अपनी पहचान और सीक्रेट्स छिपाने के लिए मास्क्स और हेलमेट्स पहनने लगते हैं। हायन हॉप भी अब लोगों को अजीब नहीं लगती थी, क्योंकि पूरी दुनिया उसकी तरह ही लाल लाइंस देख रही थी। दूसरी तरफ सन ए पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब उसके सिर के ऊपर कोई लाल लाइन नहीं थी। जी वुक के साथ उसका रिश्ता भी पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। कुछ समय बाद हायन हॉप मर चुके जून के लिए रिस्पेक्ट देने जाती है, लेकिन तभी उसे एक बहुत जानी पहचानी आवाज अपना नाम पुकारते हुए सुनाई देती है। हायन हॉप पलट कर देखती है। वह आवाज क्यू जिन की थी और इससे साफ हो जाता है कि लोगों के सीक्रेट्स और डिजायर्स वाली ये दुनिया शायद इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। और दोस्तों, यहीं पर एस लाइन सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही मूवीज और सीरीज की पूरी कहानी आसान भाषा में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखने के लिए धन्यवाद।